आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में हम संपत्ति अंतरण के विभिन्न रीतियों के बारे में डिस्कस करेंगे और संक्षेप में हम जानेंगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में टोटल कितने चैप्टर है और किस चैप्टर में क्या प्रोविज़न किया गया है। राइट। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि संपत्ति का अंतरण होता क्या है, संपत्ति के अंतरण के विभिन्न रीतियों में कहाँ कहाँ एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है, कहाँ कहाँ लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफ़र होता है। कई बार सवाल आपसे मॉर्गेज से पूछा जाता है, बंधक से पूछा जाता है, कई बार सवाल आपसे लीज और गिफ्ट से पूछा जाता है और कई बार सवाल एक्शनेबल क्लेम से भी पूछा जाता है। तो हम शॉर्ट में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी तो क्लास के अंदर हम लोग डिटेल्ड में समझते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में कुल धाराएं 137 है। टोटल जो इस अधिनियम में धाराएं हैं वह टोटल धाराएं 137 है, 137। और संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 1 जुलाई 1882 से लागू किया गया है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि संपत्ति अंतरण होता क्या है, हम किसे कहेंगे संपत्ति का अंतरण। अगर आप इस शब्द को देखें, संपत्ति शब्द को देखें, तो संपत्ति को जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट में समझने की अगर आप कोशिश करें, चूंकि पूरे एक्ट में संपत्ति शब्द को कहीं भी डिफाइन नहीं किया है, लेकिन हाँ चल संपत्ति और अचल संपत्ति के बारे में परिभाषा जरूर दी गई है, लेकिन संपत्ति शब्द की परिभाषा पूरे के पूरे एक्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर आप जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट देखें तो जुरिस्प्रूडेंस में संपत्ति को हित की तरह ट्रीट किया जाता है। प्रॉपर्टी इज लाइक एन इंटरेस्ट। संपत्ति एक हित की तरह है। जब हम संपत्ति के अंतरण की बात करते हैं तो जुरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग, विधि शास्त्र के अकॉर्डिंग एक्चुअल में हित का अंतरण हो रहा होता है। यद्यपि जब आप प्रॉपर्टी के अलग अलग क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि संपत्ति दो तरह की होती है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति को भी दो भागों में आप बांट सकते हो, मूर्त चल संपत्ति और अमूर्त चल संपत्ति। ठीक इसी प्रकार से अचल संपत्ति को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, मूर्त अचल संपत्ति और अमूर्त अचल संपत्ति। लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी को हम लोग जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट में यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो संपत्ति, जैसा कि हमने कहा हित, मतलब संपत्ति के अंतरण में एक्चुअल में हित का अंतरण होता है। और जब हम हित को क्लासिफाई करेंगे तो हित भी दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और दूसरा होता है लिमिटेड इंटरेस्ट। मतलब जब हम हित की बात करते हैं तो हित में दो तरह का हित, एक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जिसको कि हम लोग पूर्ण हित कहते हैं और दूसरा लिमिटेड इंटरेस्ट जिसको कि हम लोग सीमित हित कहते हैं। तो जब हम हित का अंतरण करते हैं तो जब संपत्ति के अंतरण की अलग अलग रीतियां आप देखोगे तो वहां पर या तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा होता है या फिर लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा होता है। जैसे कई बार हम लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई बुक खरीदते हैं, कोई कॉपी खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो जैसे ही हम खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी पर हमारा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। अगर हम कोई मकान खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, तो उस ज़मीन या मकान पर एक तरीके से हमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलता है, पूर्ण हित मिलता है। राइट। इसीलिए सामान्य तौर पर विक्रय की अगर बात करें, संपत्ति के अंतरण की इस रीति में विक्रय में आपको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलता है। दूसरी तरफ जब आप पट्टे की बात करेंगे, बंधक की बात करेंगे, पट्टे में केवल उपभोग के अधिकार का अंतरण होता है, तो वहां पर आपको लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है। एक किराएदार जब किसी मकान में एज ए रेंटर, किराएदार के तौर पर वह मकान मालिक से बात करता है कि मैं आपके यहाँ किराए के तौर पर लेना चाहता हूँ, किराया
के तौर पर मुझे 1 साल या 6 महीने जितनी भी आवश्यकता है वह लेना चाहता है, तो वहाँ पर उस मकान में उसका एक इंटरेस्ट तो जरूर क्रिएट हुआ, लेकिन वह एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं, वह लिमिटेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो यहाँ जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो संपत्ति में हमें जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट देखना है, विधि शास्त्रीय कॉन्सेप्ट को देखना है, जिसका मतलब यहाँ पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और लिमिटेड इंटरेस्ट के ट्रांसफर से है। जहां तक कि सवाल अंतरण का है, तो अंतरण का सामान्य अगर अर्थ देखें तो अंतरण मतलब नए हित का सृजन। जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर की बात करते हैं तो कोई ना कोई न्यू इंटरेस्ट ही क्रिएट किया जाएगा, चाहे विक्रय हो, बंधक हो, पट्टा हो, दान हो, विनिमय हो, सब में कहीं ना कहीं आप एक न्यू इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, एक नए हित को कहीं ना कहीं आप दे रहे होते हैं। तो यहां आप क्या देखते हैं कि संपत्ति अंतरण मतलब क्या, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट और साथ के साथ लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर। तो यह तो रहा जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट, और भी हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम टोटल 8 अध्याय में बांटा गया है। जब आप चैप्टर 1 को देखेंगे तो अध्याय 1 में प्रारंभिक चीजों के बारे में दिया गया है, जो धारा 1 से लेकर के धारा 4 तक में उपबंध किया गया है। लेकिन कई बार हम लोग सोचते नहीं हैं कि प्रारंभिक शब्द ही क्यों लिखा। आप देखेंगे किसी भी एक्ट को जब आप पढ़ोगे और वहां पर प्रारंभिक मतलब उसकी मूलभूत चीजों के बारे में स्टार्टिंग में दिया गया होता है। ठीक उसी तरीके से जब आप धारा 1 पढ़ेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम का, तो धारा 1 कहता है इसके शॉर्ट टाइटल कि इस अधिनियम का नाम क्या है, तो आप वहां देखेंगे कि इस अधिनियम का नाम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 है। इसी तरीके से जब आप धारा 3 को पढ़ेंगे तो धारा 3 में बहुत सारे बेसिक टर्म को डिफाइन किया गया है, जिसमें आप चल संपत्ति, अचल संपत्ति की परिभाषा पढ़ते हैं, राइट। अटेस्टेशन, अभी प्रमाणन की परिभाषा आप पढ़ते हैं, रजिस्ट्रीकृत की परिभाषा पढ़ते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म को डिफाइन किया गया ताकि आप उस बेसिक टर्म से एक बार जब रूबरू हो जाओगे तो आगे का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वही बेसिक टर्म आपको बार बार मिलेगा। तो यहाँ पर हम अध्याय 1 में प्रारंभिक में धारा 1 से लेकर के धारा 4 तक आप पढ़ते हैं। जहां तक कि सवाल है चैप्टर 2 का, तो यह पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण, यह काफी महत्वपूर्ण है। पक्षकारों के कार्य मतलब क्या, संपत्ति का अंतरण हो सकता है कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो। अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर 2 तरीके से किया जा सकता है, एक पक्षकारों के कार्य द्वारा और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। आपने कई बार देखा होगा कि अगर घर में, किसी के घर में अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके पास कुछ संपत्ति है, तो जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके जो विधिक उत्तराधिकारी हैं, उनके विधिक उत्तराधिकारी को वह प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली सक्सीड कर जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में पक्षकारों को कोई कार्य नहीं करना होता, बल्कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में ऑलरेडी ये प्रोविजन किया गया है। इसीलिए बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी अगर देखा जाए तो संपत्ति का अंतरण होता है। इसी तरीके से कई बार बाय कोर्ट भी हो जाता है, राइट। तो उन चीजों को यह डील नहीं करता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम लिमिटेड स्कोप, संपत्ति के अंतरण में भी लिमिटेड कर दिया और कहा कि हम केवल उसी अंतरण के बारे में बात करते हैं जो पक्षकारों के कार्य द्वारा किया जाए। अब पक्षकारों का कार्य क्या होगा? अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना है तो एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई प्रपोजल देगा, ऑफर देगा, प्रस्ताव देगा। दूसरे पक्षकार को अगर वह प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वह उसके प्रस्ताव को स्वीकार करेगा, राइट। तो इसका क्या मतलब आप देख रहे हैं कि यहां पर संपत्ति के अंतरण करने के लिए पक्षकारों को कोई ना कोई एक्ट, कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है। और इसी वजह से ये सारी चीजें आप यहां पढ़ेंगे धारा 5 से लेकर के धारा 53 क तक, जिसमें सेक्शन 5 से सवाल प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। धारा 5 में जो संपत्ति के अंतरण शब्द की परिभाषा दी गई,
जब आप धारा 5 पढ़ेंगे कि संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के बीच ही हो सकता है, इससे भी साफ जाहिर है कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति मतलब मृत व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को यह डील नहीं करता। और यही वजह है कि वसीयत टीपी एक्ट से कवर नहीं होता। वसीयत अलग चीज है। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं सेक्शन 5 में कि संपत्ति का अंतरण जब भी होगा तो लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होगा। हालांकि काफी कुछ है जो आप क्लास के अंदर पढ़ेंगे, यहां पर मैं केवल आपको शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग भी है, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो सेक्शन 5 जब आप देखेंगे संपत्ति का अंतरण, इसके अलावे जब आप आगे पढ़ेंगे धारा 6 को, तो वहां पर एक्चुअल में लिस्ट दी गई है कि ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसका कि अंतरण नहीं हो सकता। इसके अलावे आप जब पढ़ोगे तो उसमें कुछ डॉक्ट्रीन दिया गया है जो काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे डॉक्ट्रीन ऑफ लीज पेंडेंस, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, राइट, ऑस्टेंसिबल ऑनर, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। तो इस तरह के डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन, इस तरह से काफी डॉक्ट्रीन भी आपसे टीपी एक्ट में पूछा जाता है। तो इन सारी चीजों को आप एक एक करके डॉक्ट्रीन को सबसे पहले आप पढ़ेंगे, और काफी कोर एरिया है, यहां पे थोड़ा सा टाइम देना होता है, राइट। आपको इतने में ही 1 सवा महीने का क्लास निकल जाएगा, मतलब काफी महत्वपूर्ण एरिया है डॉक्ट्रीन, ठीक है। अब जब आप ये पढ़ेंगे, प्रारंभिक के बाद पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति के अंतरण से रिलेटेड, कब पूर्ववर्ती शर्त, पश्चातवर्ती शर्त, कई बार संपत्ति का अंतरण हम विथ कंडीशन करते हैं, जिसको बोलते हैं शर्त युक्त संपत्ति का अंतरण, शर्त सहित संपत्ति का अंतरण। कई बार हम कोई कंडीशन इंपोज नहीं करते, राइट, तो उस स्थिति में कहते हैं शर्त रहित संपत्ति का अंतरण, राइट। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण जो धारा 5 से लेकर के धारा 53 क तक में प्रोविजन किया गया है। तीसरी चीज, जब यहां से आप पढ़ना शुरू करते हैं तो संपत्ति के अंतरण की अलग अलग रीतियों के बारे में आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। इस संदर्भ में अगर आप विक्रय को पढ़ें, सेल को पढ़ें, तो यह धारा 54 से लेकर के धारा 57 तक में प्रोविजन किया गया है। जब आप सेक्शन 54 को पढ़ेंगे तो वहां पर विक्रय की परिभाषा दी गई है कि विक्रय होता क्या है, विक्रय की संविदा क्या होता है, विक्रय के आवश्यक तत्व क्या है। विक्रय और विक्रय करार के बीच अंतर कई बार आपसे सवाल पूछ लेता है। ये सब चीजें हम रेगुलर क्लास में डिस्कस करते हैं, यहां पर मैं केवल संक्षेप में सारी चीजें बता रहा हूं। जब आप विक्रय की परिभाषा को पढ़ेंगे सेक्शन 54 में, तो वहां आप पाएंगे कि वर्ड यूज किया है विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण। इसका क्या मतलब है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी का सेल होता है तो यहां पर स्वामित्व का अंतरण होता है। और स्वामित्व का अंतरण का मतलब यह हो गया कि जब आप ऑनरशिप का ट्रांसफर कर रहे हो तो एक तरीके से आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहे हो। समझ पा रहे हो? जब आप ऑनरशिप दे रहे हो, और यही वजह है कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, चाहे वह इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, जब भी हम किसी संपत्ति को खरीदते हैं तो उस संपत्ति में हमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलता है, पूर्ण हित मिलता है, क्योंकि स्वामित्व का अंतरण हो रहा है। यहां पर जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट में जब आप ऑनरशिप की बात करेंगे तो स्वामित्व मतलब क्या? राइट टू यूज, राइट टू मैनेज एंड राइट टू डिस्पोज ऑफ। 3 चीजें सामान्य तौर पर अगर स्वामित्व को टेस्ट करना है तो 3 चीजें देखें कि क्या आपको उपयोग करने का अधिकार है किसी संपत्ति को। तो संपत्ति को उपभोग करने का अधिकार तो मॉर्गेज में भी मिलता है, पट्टे में भी मिलता है। दूसरी चीज आप देखें कि क्या आप उस संपत्ति का प्रबंध कर सकते हैं, तो संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार आपको बंधक में भी दिया जा सकता है, पट्टे में भी दिया जा सकता है।
तीसरा आप देखें कि क्या आप उस संपत्ति को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, क्या उस संपत्ति को आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, क्या आप आगे उस संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं, विक्रय, बंधक, पट्टा, कुछ भी। तो लीज में आप नहीं कर सकते। अगर आपने मकान किराए पे लिया है तो उस मकान को जनरली आप सेल नहीं कर सकते। इसी तरीके से बंधक में भी जनरली सेल नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्वामित्व में जहां पर इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाए, राइट टू यूज, राइट टू मैनेज एंड राइट टू डिस्पोज, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वह विक्रय है। इसके अलावा जब आप धारा 55 पढ़ेंगे तो सेक्शन 55 में क्रेता और विक्रेता के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में आप पढ़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक विक्रेता का क्या अधिकार है क्रेता के प्रति, इसी तरीके से क्रेता के क्या अधिकार हैं विक्रेता के प्रति। ऐसे क्रेता और विक्रेता के बीच जो दायित्व है, क्रेता का विक्रेता के प्रति, विक्रेता का क्रेता के प्रति, उन सारी चीजों के बारे में धारा 55 में आप अलग अलग क्लॉजेस है, अलग अलग सिचुएशन है जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं। यही धारा 56 पास्तिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन, ये तो कई बार सवाल पूछा गया है, राइट। तो सेक्शन 56 पास्तिक क्रेता द्वारा क्रमबंधन, उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हम विक्रय संपत्ति के एक अंतरण की एक रीति है। तो इसमें आप किस इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, तो आप क्या कहोगे, पूर्ण हित का अंतरण होता है। कोई कहेगा कि कहां लिखा हुआ है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, तो आप कहोगे कि सेक्शन 54 में डेफिनेशन दिया गया है कि स्वामित्व का अंतरण, और स्वामित्व का जहां भी अंतरण होगा तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रेता को दे रहे हैं। ठीक है। अब जब आप अध्याय 4 देखेंगे तो यह अध्याय भी, यह चैप्टर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप प्री की बात कर लो, आप मेंस की बात कर लो, या फिर इंटरव्यू की बात कर लो। लेकिन सवाल यह उठता है कि बंधक है क्या। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा, संपत्ति का मतलब हित, और हित का मतलब पूर्ण हित और सीमित हित। तो फिर बंधक में होता क्या है, मॉर्गेज में आप किस हित का अंतरण करते हैं। जब आप बंधक की परिभाषा देखेंगे सेक्शन 58 में, तो धारा 58 कहता है कि बंधक विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण है। अब ध्यान देना शब्दों पर। जब आप सेक्शन 58 में इसकी परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या कहता है, हित का अंतरण। अब यहां पे शब्दों पे ध्यान देना। विक्रय में क्या लिखा, स्वामित्व का अंतरण। बंधक में क्या लिखा, हित का अंतरण। इसका क्या मतलब है, बंधक में लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, सीमित हित का अंतरण होता है। सामान्य तौर पर कुछ परिस्थितियां हो सकती है कि सीमित हित के जगह पे पूर्ण हित भी हो। मॉर्गेज के क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे, बंधक के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, तो वहां पर कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हो सकती है। अदरवाइज सामान्य तौर पर बंधक की परिभाषा में कहा गया हित का अंतरण, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है, क्योंकि पूर्ण हित स्वामित्व के अंतरण में होता है, और यहां पर हित लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर सीमित हित के अंतरण की बात की गई है। और बंधक में कभी भी सामान्य तौर पर ऑनरशिप का ट्रांसफर, स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। हाँ, कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिसमें कि स्वामित्व का अंतरण हो सकता है। अदरवाइज जनरल रूल तो यही है कि बंधक में स्वामित्व का अंतरण नहीं होता। और यही वजह है कि नोक्स वर्सेस राइस का जब आप मामला पढ़ेंगे, और यहां से सवाल भी आया, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, एक बार बंधक सदैव बंधक, राइट। तो इसी वजह से बंधक में आप क्या देखते हैं कि सामान्य तौर पर सीमित हित का अंतरण। कई बार आपसे सवाल बंधक और भार को लेकर के पूछ देता है, और भार की परिभाषा सेक्शन 100 में दी गई है। आपको लगेगा कि भार और बंधक कुछ एक ही जैसा है, बावजूद इसके बंधक और भार में अंतर है। क्योंकि जब आप भार के सृजन की बात करेंगे, जब आप सेक्शन 100 पढ़ेंगे, तो वहां पे दो चीजें हैं, पक्षकारों के कार्य या विधि की क्रिया द्वारा। लेकिन संपत्ति के अंतरण की रीति में हम क्या पढ़ते हैं,
अभी जस्ट आपने देखा पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति का अंतरण। तो जब हम बंधक की बात करेंगे तो हमेशा ही पक्षकारों के कार्य द्वारा ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है, और एक्चुअल में भार संपत्ति के अंतरण की कोई रीति नहीं है। भार को आप संपत्ति के अंतरण की रीति कह ही नहीं सकते प्रैक्टिकली, राइट। लेकिन भार में एक दायित्व हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी पर एक तरीके से ऑब्लिगेशन हो सकता है। तो जहां पर किसी संपत्ति पर दायित्व का अगर सृजन हो, तो वहां पर उस दायित्व के सृजन होने की स्थिति में, चाहे वह दायित्व का सृजन पक्षकारों के कार्य द्वारा हो या फिर विधि की प्रक्रिया द्वारा हो, तो वैसी स्थिति में आप भार के बारे में पढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है बंधक और भार भी, और खास करके इसका क्लासिफिकेशन। मोस्टली स्टूडेंट तो समझ ही नहीं पाता इसके क्लासिफिकेशन में कि सादा बंधक कब होगा, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक कब होगा, अंग्रेजी बंधक में क्या होगा, राइट, विलक्षण बंधक क्या होगा। तो खैर, तीसरा चीज, जब आप अध्याय 5 पढ़ेंगे तो चैप्टर 5 में आप लीज के बारे में पढ़ते हैं, पट्टे के बारे में पढ़ते हैं। और यहां पर जब आप सेक्शन 105 पढ़ोगे, धारा 105 में जब आप पट्टे की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है कि पट्टा अस्थावर संपत्ति में उपभोग के अधिकार का अंतरण है। अब ध्यान देना शब्दों पे। जब आप लीज पढ़ते हैं तो इस लीज की परिभाषा में क्या कहता है कि उपभोग के अधिकार का अंतरण, उपभोग के अधिकार का अंतरण। तो इससे साफ जाहिर है ना, जब आप कहते हो कि राइट टू यूजमेंट का ट्रांसफर दिया जाता है, तो राइट टू यूजमेंट का क्या मतलब हुआ कि आप यहां एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दे रहे हो। तो यहां आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पट्टा में उपभोग के अधिकार का अंतरण होने की वजह से यहां भी आप क्या कहेंगे कि एक्चुअल में लिमिटेड इंटरेस्ट का ट्रांसफर होता है। सीमित हित का अंतरण पट्टे के मामले में होता है, और पट्टा अभिव्यक्त समय के लिए हो सकता है, विवक्षित समय के लिए हो सकता है। कई बार किराएदार मकान मालिक के यहाँ महीने महीने किराए देते रहते हैं। कई बार लोग 1 साल के लिए 5 साल का रेंट एग्रीमेंट, 10 साल का भी रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। तो वह समय अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकता है आपस में, एक मकान मालिक और किराएदार, आई मीन पट्टाकर्ता और पट्टेदार आपस में एक एग्रीमेंट के द्वारा इन अधिकार एवं कर्तव्यों को सृजित कर सकता है। लेकिन यह हमेशा ध्यान में रखना कि चूंकि पट्टे की परिभाषा में लिखा गया उपभोग के अधिकार का अंतरण, तो इसी वजह से यहां भी सीमित हित का अंतरण ही होगा। तो पट्टे में भी आप क्या कहेंगे कि यहां पर किस हित का ट्रांसफर हो रहा है, तो सीमित हित का ट्रांसफर हो रहा है। अब रहा विनिमय, एक्सचेंज। अध्याय 6 को अगर देखें, यहां देखो पट्टे से भी सवाल प्री, मेंस और इंटरव्यू में आता है, लेकिन अध्याय 6 से जहां तक सवाल है एक्सचेंज, तो यहां बहुत कम संभावना होती है मेंस में पूछने का। इंटरव्यू में भी बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है। विनिमय का जहां तक सवाल है, एक्सचेंज जो अध्याय 6 में दी गई, और इसकी परिभाषा सेक्शन 118 में दी गई। विनिमय हो सकता है कि एक चल संपत्ति से किसी चल संपत्ति के बदले किया जाए, हो सकता है कि एक अचल संपत्ति से किसी दूसरे अचल संपत्ति का किया जाए, लेकिन कभी भी पैसा इसमें नहीं होगा, कीमत नहीं होगा। हाँ, पैसा के साथ साथ और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन केवल अगर पैसा है, मान लो कि अगर आप मकान लेते हो, बदले में पैसा देते हो, तो इसका मतलब वह एक्सचेंज नहीं है, वह विक्रय है। अगर आप एक बुक लेते हैं और उस बुक को आप पैसा देते हो, बुक लेने के बदले में पैसा देते हो, खरीदते हो, तो वह फिर सेल हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब आप एक बुक खरीदते हैं, टीपी एक्ट, टीपी त्रिपाठी का आपने बुक किसी दूसरे को दिया और बदले में उससे जीपी त्रिपाठी का ले लिया या किसी अन्य बुक को ले लिया, तो यह एक्सचेंज की स्थिति हो सकती है। एक व्यक्ति ए का मकान दिल्ली में है, बी का मकान इलाहाबाद में है, तो ए अपना दिल्ली का मकान बी को और बी अपना इलाहाबाद का मकान ए को देता है, तो ये सब एक्सचेंज की स्थिति होती है। तो विनिमय में भी अगर देखा जाए टेक्निकली, तो विनिमय में स्वामित्व का अंतरण होता है, और स्वामित्व के अंतरण होने की वजह से यह एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का एक
अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे विनिमय में, एक तरीके से किन चीज़ों का अंतरण होता है? तो यहाँ पर आप पूर्ण हित के अंतरण को देखते हैं, एक तरीके से एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर कहीं ना कहीं आप यहाँ पाते हैं। अब जब चैप्टर 7 की बात करें तो दान में आप देखोगे ना, बिहार यूपी जैसे स्टेट में मेंस में सवाल खूब पूछा है, प्रीलिम्स में भी सवाल पूछा है, राइट? तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये एरिया। हालांकि इंटरव्यू में सवाल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी गिफ्ट की जब आप परिभाषा देखेंगे, अब सवाल है कि गिफ्ट में चल संपत्ति का भी गिफ्ट किया जाता है, कई बार लोग अचल संपत्ति का भी गिफ्ट करते हैं। तो गिफ्ट में क्या होता है? सीमित हित का अंतरण होता है या फिर पूर्ण हित का अंतरण होता है? तो जब आप दान की परिभाषा धारा 122 पढ़ेंगे तो कहता है कि दान ऐसी जंगम या अस्थावर संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण है। मतलब क्या कि गिफ्ट के मामले में भी जो यहाँ दान की परिभाषा पढ़ेंगे तो यहाँ भी कहता है कि एक्चुअल में यह क्या है, स्वामित्व का अंतरण है। और स्वामित्व के अंतरण होने की वजह से आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर पूर्ण हित का अंतरण किया जा रहा है। और पूर्ण हित के अंतरण होने की वजह से आप यहाँ पर गिफ्ट में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो दान में हमेशा आपको याद रखना है कि क्या होता है। तो दान में किसी विद्यमान जंगम या अचल संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण होता है, एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ एन ऑनरशिप होता है, राइट? तो इसीलिए आप यहाँ क्या देखते हैं, एक तरीके से पूर्ण हित का अंतरण आप गिफ्ट में पढ़ते हैं, राइट? जहाँ तक कि रहा लास्ट चैप्टर टीपी एक्ट का अनियोज्य दावा, एक्शनेबल क्लेम की परिभाषा सेक्शन 3 में भी दी गई है। धारा 3 में अनियोज्य दावे की परिभाषा दी गई और अनियोज्य दावे के अंतरण के लिए अलग से एक चैप्टर टीपी एक्ट में बना दिया गया, अध्याय 8 में, जो धारा 130 से लेकर के धारा 137 तक में प्रोविजन किया गया है। जब आप अनियोज्य दावे की बात करते हैं तो सेक्शन 3 को जब आप पढ़ोगे तो ऐसे तो धारा 3 में काफी चीजें बताई गई है, लेकिन शॉर्ट में अगर हम देखें तो अनियोज्य दावा, चूंकि हम डिटेल्ड, हमने पहले ही कहा कि हम विस्तृत रूप से यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, विस्तृत रूप में आप क्लास के अंदर पढ़ते हो। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि जब हम अनियोज्य दावे की बात करते हैं तो दो चीजें आप ये देखें कि क्या वह असुरक्षित ऋण है, क्योंकि अनियोज्य दावे की परिभाषा जब आप पढ़ेंगे तो वहां वर्ड यूज किया है अस्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा या जंगम संपत्ति के आड़मान या गिरवी द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न किसी ऋण का जो दावेदार के वास्तविक या आन्वयिक कब्जे में नहीं है और जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता हूं। तो इसमें मेन चीज आपको क्या देखना है, अगर आप सेक्शन 3 में इसकी परिभाषा देखेंगे तो आप सबसे पहले यह देखो कि क्या वह ऋण असुरक्षित है, क्योंकि अनियोज्य दावा तभी होगा जब वह ऋण असुरक्षित हो। अगर वह ऋण सुरक्षित है, सिक्योर्ड है, तो फिर वह अनियोज्य दावा नहीं होगा। जैसे मकान मालिक का अपने किराएदार से किराया प्राप्त करने का दावा, तो मकान मालिक का अपने किराएदार से किराया प्राप्त करने का दावा 2-4 महीने 6 महीने का मान लो कि किराया किराएदार ने मकान मालिक को नहीं दिया है, 10-10 हजार रुपये हर महीने किराया है, तो 6 महीने का बकाया 60,000 रुपया हो गया। तो मकान मालिक का अपने किराएदार पे दावा बनेगा कि वह 60,000 रुपये की वसूल कर सके। अब इस स्थिति में वह 60,000 रुपये का दावा मकान मालिक का अपने किराएदार के प्रति अनियोज्य दावा माना जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी के तौर पर मकान मालिक ने अपने किराएदार से कुछ नहीं लिया है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें भरण पोषण की, मेंटेनेंस की, तो एक पत्नी का अपने पति से मेंटेनेंस का क्लेम करना
वह भी क्या होगा, अनियोज्य दावा होगा, एक्शनेबल क्लेम होगा। तो पत्नी का मान लो कि जो मेंटेनेंस अमाउंट है, हाँ अगर मान लो कि किसी ने सिक्योरिटी के तौर पे कुछ नहीं लिया, जैसे आप मेहर की राशि में ही देखेंगे कि पत्नी का अपने पति से मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग मेहर की राशि प्राप्त करने का जो दावा है वह भी एक्शनेबल क्लेम माना जाता है। इसी तरीके से अगर आपने LIC कराया है, मान लीजिए कोई बीमा पॉलिसी कराया, किसी LIC कराया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने लिया है, तो जो LIC पॉलिसी आपने ली, उस पॉलिसी के अधीन जो पैसा प्राप्त करने का आपका दावा है, वह दावा भी कहीं ना कहीं क्या माना जाएगा, एक्शनेबल क्लेम माना जाएगा। तो एक्शनेबल क्लेम के बारे में जब आप पढ़ेंगे, उसके अंतरण के बारे में पढ़ेंगे, तो अलग अलग चीजें आपको वहां पर देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये 8 अध्याय जो TP एक्ट का है, अभी हमने केवल ब्रीफ किया है, हर एक चैप्टर को संक्षेप में बताया है, लेकिन यही चीजें जब आप पढ़ेंगे तो हर एक चीज को अलग अलग करके आपको बताया जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर कहां होता है। संपत्ति के अंतरण में हम बात करेंगे कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर कहां होता है, राइट। जब हम संपत्ति को हमने हित कहा और हित को हमने 2 भागों में बांटा कि कहां कहां पूर्ण हित का अंतरण होगा, कहां कहां सीमित हित का अंतरण होगा, तो आप ये देखें कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर कहां है, तो सेल, गिफ्ट और एक्सचेंज 3 है, विक्रय, दान और विनिमय। ये 3 चीजें अगर आप देखें, विक्रय, दान और साथ के साथ विनिमय, तो इन तीनों में कहीं ना कहीं पूर्ण हित का अंतरण होता है। और सीमित हित का जहां तक सवाल है, तो यह आप देखते हैं मॉर्गेज और लीज। मॉर्गेज बंधक और लीज मतलब पट्टा। तो यहां पर संपत्ति के अंतरण की अलग अलग रीति जरूर है, विक्रय, बंधक, पट्टा, दान, विनिमय, लेकिन जब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के ट्रांसफर की बात की जाएगी तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का ट्रांसफर कहां होगा, विक्रय में होगा, दान में होगा और विनिमय में होगा। साथ के साथ जब लिमिटेड इंटरेस्ट के ट्रांसफर की बात की जाएगी तो वह केवल मॉर्गेज और लीज में होगा। अनियोज्य दावे के अंतरण, कई बार हमने देखा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम को जब बताते हैं तो वहीं पे एक्शनेबल क्लेम को भी बता देते हैं, या कुछ लोग बताते हैं कि संपत्ति अंतरण की 6 रीति, अनियोज्य दावे को भी संपत्ति अंतरण करने की एक रीति बना देते हैं, जबकि एक्चुअल में अनियोज्य दावे का अंतरण के लिए अलग चैप्टर बना और वो बिल्कुल अलग है। केवल आपको यही 5 रीति देखनी है संपत्ति अंतरण की, केवल 5 रीति, विक्रय, बंधक, राइट, उसके बाद आप देखें पट्टा, दान और विनिमय, केवल संपत्ति अंतरण की ये 5 रीति है। इन्हीं 5 रीतियों में संपत्ति का अंतरण होगा, इसके अलावे कोई अन्य रीति नहीं है। बाकी अनियोज्य दावे होता क्या है और उस संदर्भ में अंतरण की रीति क्या है, वो सब चीजें अलग हैं। तो ये हमने बताया संपत्ति के अंतरण की अलग अलग रीतियों के बारे में। और संपत्ति का अंतरण शब्द जब आप धारा 5 में देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें दी गई है कि संपत्ति का अंतरण जब भी होगा तो लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन होगा, जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के बीच ही संपत्ति का अंतरण होगा। और यही वजह है कि जब आप संपत्ति का अंतरण शब्द को देखते हैं ना, ये तो हमने इंटरेस्ट की बात की, जब आप संपत्ति का अंतरण की बात करते हैं ना, तो यहां पर आप 2 चीजें देखते हैं। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर 2 तरीके से होता है, ये एक पक्षकारों के कार्य जिसको हम बाय एक्ट ऑफ पार्टीज भी कहते हैं, और दूसरा हम देखते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, विधि के द्वारा, राइट। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम दोनों चीजों को नहीं करती है, दोनों चीजों को गाइड नहीं करती है, केवल चूंकि ये है संपत्ति अंतरण जहां भी पक्षकारों के कार्य द्वारा बात की जाए, राइट, पक्षकार को कोई ना कोई एक्ट करना पड़ता है। और इस संदर्भ में संपत्ति का अंतरण क्या है,
तो संपत्ति का अंतरण शब्द को जब आप देखेंगे तो संपत्ति का अंतरण सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया, धारा 5 में इसकी परिभाषा दी गई है। वहां पर आप देखेंगे कि संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के बीच हो सकता है, लिविंग पर्सन टू लिविंग पर्सन ही होगा। हो सकता है कि जीवित व्यक्ति स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है। ट्रस्ट के मामले में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर स्वयं को भी किया जा सकता है। इसके अलावे स्वयं और एक से अधिक अन्य व्यक्ति को भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। तो अलग अलग सिचुएशन है जो सेक्शन 5 में आप पढ़ेंगे, और जब आप क्लासेस लोगे तो वहां पे डिटेल्ड हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जहां तक रहा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का, विधि के द्वारा, तो ये अलग चीजें हैं, ये सब चीजें अलग डील होता है। टीपी एक्ट इसको गवर्न या टीपी एक्ट इसको रेगुलेट नहीं करता है। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को रख सकते हो, मुस्लिम सक्सेशन को रख सकते हो, राइट। लेकिन ये बिल्कुल अलग है। आपको केवल बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, पूरे के पूरे टीपी एक्ट में बाय एक्ट ऑफ पार्टीज को ही आपको देखना है। तो ये संपत्ति के अंतरण का एक ब्रीफ क्लास रहा, जिसमें हमने कोशिश की, हालांकि हमने सारी चीजों के बारे में कोशिश की है टच करने की, लेकिन यह टच एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि वह जब आप क्लास में पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, और सारी चीजों को एक्सटेंडेड एस्पेक्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर भी एक कोशिश टीपी एक्ट को कम से कम समय में सारी चीजों के बारे में आपको एक लेआउट देना था, जिससे कि जो टीपी एक्ट का सरकमफ्रेंसेस है, जो उसकी परिधि है टीपी एक्ट का, वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, राइट। तो टीपी एक्ट के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। 8 चैप्टर को हमने संक्षेप में बताया कि अध्याय 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, अध्याय 4 में क्या है, 5 में क्या है, अध्याय 6 में क्या है, अध्याय 7 में और 8 में क्या है। इसी तरीके से हमने आपको बताया कि प्रॉपर्टी क्या है, उसका जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किया, राइट। और इसके अलावे हम देखेंगे जब आप क्लास लोगे तो वहाँ पर उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।